मुझे पूरे दिल से लगता है कि स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बिजनेस और लाइफ दोनों में सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सिर्फ कम्युनिकेट करना ही नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है कि हम स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें और उसे सही तरह से कम्युनिकेट करें। अक्सर हम अपने डे टू डे कामों में इतने उलझे रहते हैं, जो टास्क्स पूरे करने हैं उन्हें अच्छे से एग्जीक्यूट करने में, कि हम रुककर ये नहीं सोचते कि बड़ी तस्वीर क्या है। लेकिन अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और अपनी पर्सनल लाइफ की डायरेक्शन पर समय निकालकर सोचें, तो हम ज्यादा सफल हो सकते हैं। मैं हूं मैट एब्राहम्स और मैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। वेलकम टू थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरे साथ जेस्पर सोरेनसन है। जेस्पर जीएसबी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के प्रोफेसर हैं और साथ ही सीनियर एसोसिएट डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स भी है। उनकी एक्सपर्टीज है ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स और स्ट्रेटेजिक चेंज में। वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करना और उसे लीड करना सिखाते हैं। और प्रोफेसर ग्लेन कैरल के साथ मिलकर उन्होंने किताब लिखी है मेकिंग ग्रेट स्ट्रैटेजी, आर्ग्यूइंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज। जेस्पर, आपका यहां होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इस कॉन्वर्सेशन को लेकर काफी एक्साइटेड हूं। धन्यवाद मैट, यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पॉडकास्ट पर होना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पिछले 25 सालों से स्ट्रैटेजी पढ़ा और सिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप स्ट्रैटेजी को कैसे डिफाइन करते हैं और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में असल फर्क क्या होता है? बिल्कुल, आप जानते हैं जीएसबी का जो टैगलाइन है, चेंज लाइव्स, चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, चेंज द वर्ल्ड। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि अगर आपको दुनिया बदलनी है तो पहले मजबूत ऑर्गेनाइजेशंस बनानी होंगी। क्योंकि बड़े स्तर का कोई भी बदलाव हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए ही होता है। और अगर आपको एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो लंबे समय तक टिक सके। असल में स्ट्रैटेजी का मतलब ही यही है, ये समझाना कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे सिक्योर करेंगे। और अगर आप एक पब्लिक कंपनी हैं तो इसका मतलब होता है आप प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। शायद, लेकिन अगर आप एक नॉन प्रॉफिट भी हैं तब भी आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसी सोच, ऐसा लॉजिक जिससे आप इतने रिसोर्सेज जुटा सकें कि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे और जो आप करना चाहते हैं वो कर सकें। अब ये प्लानिंग से अलग है। प्लानिंग असल में सीक्वेंस के बारे में होती है, यानी पहले क्या करना है, फिर क्या और उसके बाद क्या। जब आपको ये साफ हो कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं और उसका आउटकम क्या होना चाहिए, तब आप प्लानिंग करते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि जिन रिसोर्सेज की आपको जरूरत है वो आपको दूसरों से मिलते हैं। मतलब आपको कस्टमर से डील करना पड़ता है, सप्लायर्स से बात करनी पड़ती है, इन्वेस्टर्स से, पार्टनर्स से, और इन सब पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता। प्लानिंग उन चीजों के बारे में होती है जो आपके कंट्रोल में है, लेकिन स्ट्रेटजी उन लोगों और ताकतों के साथ काम करने के बारे में है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उस मायने में स्ट्रेटजी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ऐसा लगता है कि प्लानिंग ज्यादा टैक्टिकल होती है। एक बार जब आपके पास स्ट्रैटेजी हो जाती है तो फिर आप उसे इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान्स बनाते और यूज करते हैं। बिल्कुल। आपने कहा कि लीडर्स के लिए एक प्राइम डायरेक्टिव यह है कि वे स्ट्रैटेजी बनाने पर फोकस करें। आपके एक्सपीरियंस में लीडर्स के बीच स्ट्रैटेजी या ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रोल को लेकर कौन सी कॉमन मिस्टेक्स या मिसकंसेप्शंस देखने को मिली हैं? तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से मैनेजर्स और लीडर्स के बीच सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि स्ट्रैटेजी उनका काम नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में ये सोच होती है कि स्ट्रैटेजी ऊपर से तय होती है। हाँ, सही। कि सीईओ बोलेगा ये रही हमारी स्ट्रैटेजी, और फिर ये ऐसा हो जाएगा जैसे फुटबॉल का कोच साइडलाइन से प्ले भेज रहा हो और बाकी सब बस मैदान में जाकर उसी को एग्जीक्यूट करेंगे। सही है। और इसलिए आपको बहुत से मैनेजर्स मिलेंगे जो कहते हैं मैं स्ट्रैटेजी नहीं करता, मैं तो बस एग्जीक्यूशन देखता हूं।
लेकिन असल में स्ट्रैटेजी तो यही है कि आप अपना समय और अपने रिसोर्सेज कहाँ और कैसे लगाते हैं। आखिरकार बात वहीं आकर रुकती है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कोई जिम्मेदारी है तो आप स्ट्रैटेजी कर ही रहे और इसलिए जरूरी है कि आप स्ट्रैटेजी से जुड़ें, उसमें एक्टिवली हिस्सा लें। मुझे लगता है कि एक बड़ी गलतफहमी ये है कि हम खुद को पावरलेस मान लेते हैं, ये सोचकर कि स्ट्रैटेजी तो बस ऊपर बैठे लोग बनाते हैं। और उससे जुड़ी एक और गलतफहमी ये है कि लोग स्ट्रैटेजी को कुछ ऐसा मान लेते हैं जिसे साल में एक बार बैठकर तय कर लिया जाता है। सही है। या फिर हर 5 साल में एक बार, और फिर हम बस उस प्लान को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि स्ट्रैटेजी एक बार तय हो गई और बस वही चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होता। एक कहावत है ना, कोई भी युद्ध योजना दुश्मन से टकराने के बाद वैसी नहीं रहती। बिल्कुल। जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, हालात बदलने लगते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी सिर्फ एक सुंदर सा ब्लूप्रिंट बनाकर किसी को दे देना नहीं है कि जाओ इसे बना दो। आपको बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी हर किसी की जिम्मेदारी है, सिर्फ ऊपर बैठे लोगों की नहीं। और ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है, इसे लगातार इवॉल्व करना पड़ता है। मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूं जहां जैसे ही कोई कहता है अब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, सबकी आंखें घूम जाती हैं। लोग सोचते हैं, अरे अब एक और डॉक्यूमेंट बनेगा जो शेल्फ पर पड़ा रहेगा या किसी वेबसाइट पर धूल खाएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे लगता है कि स्ट्रैटेजी एक लिविंग चीज है जो बदलती है, आगे बढ़ती है और जिसमें हर कोई शामिल होता है। और इसी से मेरा अगला सवाल जुड़ा है। आप अपनी टीचिंग में और अपनी किताब में ग्लेन कैरल के साथ ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रैटेजी आर्ग्यूमेंट्स बनाने चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आर्ग्यूमेंट क्या होता है और ये ऑर्गेनाइजेशंस की मदद कैसे करता है? ग्लेन और मैं अपनी किताब में असल में लोगों की ये सोच बदलना चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स का नाम नहीं है, जैसे कि हमें अक्सर बिजनेस स्कूल्स में सिखाया जाता है। सही। आमतौर पर स्ट्रैटेजी पढ़ाते समय हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस या डिफरेंशिएशन बनाम लो कॉस्ट जैसी चीज़ों की बात करते हैं, और ये सब बहुत ज़रूरी भी हैं। लेकिन जब आप रोज़मर्रा के काम में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और जी रहे होते हैं, तो असली सवाल ये होता है, ये सब असल में काम कैसे करेगा? बिल्कुल। यानी स्ट्रैटेजी एक तरह से एक एक्सप्लेनेशन है, एक कहानी कि आप कैसे जीतने वाले हैं, कैसे सफल होने वाले हैं। और यही वो जगह है जहां कम्युनिकेशन जुड़ती है। राइट। ये इस बात की एक व्याख्या है कि आप कैसे सफल होने की सोच रखते हैं, और यही एक आर्ग्यूमेंट होता है। और आर्ग्यूमेंट असल में कुछ अजम्पशंस का ऐसा समूह होता है जो किसी एक कंक्लूजन तक पहुंचाता है। सही है ना? बिल्कुल। तो जब हम स्ट्रैटेजी आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम साफ साफ ये कह पा रहे हों कि हम कौन सी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ पर फोकस करने वाले हैं जो हमें इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने और उसे कैप्चर करने में मदद करेंगी। और अगर हमें ये कनेक्शन साफ दिख रहा है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी एक्टिविटी और वो मिलकर कैसे वैल्यू बनाती है और हमें उसका फ़ायदा कैसे मिलता है, तो फिर हम बहुत मैच्योर और मीनिंगफुल डिस्कशंस कर सकते हैं। जैसे कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, और हम दुनिया को किस लेंस से देख रहे हैं। यही स्ट्रैटेजी आर्ग्यूमेंट हमें एक तरह का मेंटल मॉडल देता है जिससे हम अपने फैसलों को समझते भी हैं और बेहतर बना भी सकते हैं। मुझे इस बात में सबसे ज्यादा जो पावरफुल लगता है वो ये कि जब हम स्ट्रैटेजी को एक आर्ग्यूमेंट की तरह देखते हैं तो सबसे पहले तो सोचने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि जब हम कोई आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, सामने वाला कैसे सोचेगा। और इसका मतलब ये भी होता है कि ये एक बातचीत है, एक डायलॉग है। ये ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई फरमान आया और सबको बस फॉलो करना है। और दूसरी बात ये कि आर्ग्यूमेंट में नेचुरली डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, व्यूज टकराते हैं, चीजें इवॉल्व होती हैं, बदलती हैं।
मुझे लगता है स्ट्रैटेजी के लिए ये बहुत जरूरी है। आप जानते ही हैं, मैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं और हम अक्सर बात करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन को स्ट्रेटेजिक बनाएं। लेकिन मुझे आपसे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि स्ट्रैटेजी बनाने और चलाने में कम्युनिकेशन की रोल आप कैसे देखते हैं। मैं इसे दो हिस्सों में देखता हूं ठीक है। और पहले उसी बात से जोड़ते हैं जो आपने अभी कही। हाँ। हमारी किताब में ग्लेन और मैंने पूरा एक चैप्टर इसी पर दिया है कि कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से आर्ग्यू किया जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप के तौर पर कैसे आर्ग्यू किया जाए। अक्सर जब हम एमबीए स्टूडेंट्स या एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा डिबेट और आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। और बहुत से लोग तुरंत बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि उनके दिमाग में आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है फाइट करना, जैसे आमने सामने खड़े होकर बस अपनी अपनी बात फेंकते रहना और इंतजार करना कि सामने वाला कब हार माने। एक तरह की स्ट्रीट फाइट। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आपको लड़ना है। हम ये कह रहे हैं कि डिबेट और आर्ग्यूमेंट को ऐसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है कि वो कंस्ट्रक्टिव हों, हेल्दी हों, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सच में सुनना। सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी लॉजिक क्या है, वो ऐसा क्यों सोचता है, ये समझने की कोशिश करना। मुझे लगता है ज्यादातर लोग जो भी मानते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हो सकता है आप उनकी कंक्लूजन से असहमत हों, उनकी रीजनिंग से भी असहमत हों, लेकिन जब तक आप ये नहीं समझते कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से डिबेट कर ही नहीं सकते। तो असल सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कॉन्वर्जेशंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए कि लोगों को ये सेफ स्पेस मिले जहां वो अपनी लॉजिक रख सकें, दूसरे की लॉजिक सुन सकें और फिर मिलकर बेहतर सोच सकें। और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का दूसरा बड़ा पहलू है डेलीगेशन। हम सब जानते हैं कि अगर आपको एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। आप हर डिसीजन खुद नहीं ले सकते, भले ही कभी कभी लेने का मन करता हो। इसलिए डेलीगेशन और एम्पावरमेंट जरूरी है। इस पर ढेर सारी किताबें हैं जो कहती हैं कि लोगों को एम्पावर करो, जिम्मेदारी बांटो, डेलीगेट करना बहुत जरूरी है। एम्पावरमेंट शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लीडर्स रात के 3 बजे उठकर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई काम किसी और को डेलीगेट कर दिया होता है। और वो डरते किस बात से हैं? इस बात से कि कहीं वो पर्सन कोई गलत डिसीजन ना ले ले। हाँ। और रात के 3 बजे गलत डिसीजन का मतलब क्या होता है? मतलब वो डिसीजन जो मैं खुद लेता वो नहीं लिया गया। तो एक अजीब सा टेंशन बन जाता है। एक तरफ आप चाहते हैं कि सब डिसीजंस आप खुद ना लें, और दूसरी तरफ आप चाहते भी हैं कि सब डिसीजंस आप ही लें। या कम से कम ये चाहते हैं कि जो इंसान जिसके पास ज्यादा जानकारी है वो बेहतर डिसीजन ले। लेकिन साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि वो डिसीजन उसी तरह सोचे, उसी माइंडसेट से देखे जैसे आप देखते हैं। और फिर असली सवाल ये बनता है कि आप लोगों को उसी तरह सोचने के लिए कैसे तैयार करते हैं जैसे आप खुद सोचते हैं। और इसका जवाब है कम्युनिकेशन। मतलब ये समझाना कि आपको क्यों लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जीत सकती है, आपको क्यों भरोसा है कि हम सफल हो सकते हैं, और क्यों आपको लगता है कि ये खास एक्शंस और डिसीजंस ही वो रास्ता हैं जो हमें हमारे गोल्स तक ले जाएंगे। तो यहां पर क्लियर और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बेहद जरूरी हो जाती है, खास तौर पर जब बात स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की। आप जिस तरह लिसनिंग की ताकत की बात कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए ताकि हम मिलकर बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकें। ये स्ट्रैटेजी को देखने का एक बिल्कुल अलग और बहुत पावरफुल तरीका है। और सच में अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरह से आर्टिकुलेट करना, अच्छे से स्ट्रक्चर करना और ऐसे कम्युनिकेट करना कि लोग मोटिवेटेड भी हों और बेहतर डिसीजंस भी ले सकें। ये आज के लीडर्स के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। बिल्कुल।
दरअसल स्ट्रेटजी को लेकर हमारे दिमाग में जो आम सोच बनी हुई है वो बहुत ज्यादा टॉप डाउन वाली होती है। हाँ, बिल्कुल। यानी ऊपर से फैसला आएगा और फिर बस सबको बता दिया जाएगा, जैसे एक ब्रॉडकास्ट। लेकिन सच तो ये है कि बहुत सी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज नीचे से भी निकल कर आती हैं। कई बार लीडर्स को उनके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज या मैनेजर्स बताते हैं, हम जो अभी कर रहे हैं उससे भी बेहतर तरीका ये हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी असल में दोनों तरफ से बनती है, टॉप डाउन भी और बॉटम अप भी। इसका मतलब ये है कि एक तरफ आपको साफ साफ बताना आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उतना ही जरूरी है सुनना, और ये मानकर सुनना कि हो सकता है आप पूरी तरह सही ना हो। क्योंकि जब हम कोई आर्ग्यूमेंट बनाते हैं तो वो कुछ अजम्पशंस पर टिका होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो अजम्पशंस होते हैं इन्हें टेस्ट किया जा सकता है, या तो वो सही साबित होंगे या गलत। और हमें इस बात के लिए खुले रहना चाहिए कि जो अजम्पशन हमने कल बनाया था हो सकता है आज वो गलत निकल आए। और अगर ऐसा होता है तो हमें अपनी थिंकिंग, अपनी थ्योरी को अपडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो या हार मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि दुनिया को समझने का अपना नजरिया थोड़ा बदलो, रिफाइन करो। हम इस पॉडकास्ट में कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि अपनी अजम्पशंस को कैसे टेस्ट करना चाहिए और रियलिटी को खुले दिमाग से कैसे चैलेंज करना चाहिए, ना कि बस अपनी पुरानी सोच पर अटके रहना चाहिए। तो इस बात को दोबारा जोर देकर कहने के लिए धन्यवाद। और सच बताऊं, जब मैं इस बातचीत की तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि आपकी क्लास में और आपके स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के नजरिए में स्टोरी टेलिंग को इतनी अहमियत दी जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, स्ट्रैटेजी की एक अच्छी कहानी आखिर होती कैसी है? अगर हम स्ट्रैटेजी को एक आर्ग्यूमेंट माने तो एक नेचुरल सा पैमाना सामने आता है, और वो है लॉजिक। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी की कहानी में एक तरफ तो एक साफ सुथरा नैरेटिव होना चाहिए, ऐसा कि आप स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो कर सको, समझ सको कि पहले क्या हुआ, फिर क्या और आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ वो कहानी इंटरनली कोहेरेंट भी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर लॉजिक साफ दिखना चाहिए। देखिए, दार्शनिक और लॉजिशियंस सैकड़ों सालों से इसी पर सोचते आ रहे हैं कि किसी आर्ग्यूमेंट को कैसे परखा जाए, कि जो अजम्पशंस आप ले रहे हैं क्या वही अजम्पशंस लॉजिकली उस कंक्लूजन तक ले जाते हैं जो आप निकाल रहे हैं या नहीं। और स्ट्रैटेजी की स्टोरीज को असेस करते समय ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, खासकर तब जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हों। जैसे आप कह रहे हों, 5 साल बाद हम यहां पहुंचना चाहते हैं, ये हमारी कहानी है, ये हमारा रास्ता है। तब उस कहानी में सिर्फ विजन नहीं, स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी होना चाहिए कि ये सब वाकई पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। तो जरा सोचिए, आप ऐसी चीज की कहानी सुना रहे हैं जो अभी हुई ही नहीं है, तो फिर आप कैसे तय करेंगे कि ये एक अच्छी कहानी है? आप कह सकते हैं, ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे इंस्पायर करती है, और ये क्राइटेरिया जरूरी भी हैं, यूजफुल भी हैं। लेकिन ऑनेस्टली सिर्फ इंस्पिरेशन काफी नहीं है, कभी कभी वो बस एक खूबसूरत भ्रम भी हो सकता है। इसलिए आपको ये भी पूछना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरी सारी अजम्पशंस सच होंगी या नहीं। ये तो तभी पता चलेगा जब हम एक्चुअली काम शुरू करेंगे। लेकिन अगर मान ले कि ये अजम्पशंस सच हैं, तो क्या ये लॉजिकली मुझे उस आउटकम तक ले जाएंगी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं? और यही वो जगह है जहां हमारी किताब में मैं और ग्लेन थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं। लॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है, साउंडनेस क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स को सही तरीके से कैसे परखा जाता है, वगैरह वगैरह। और बहुत से लोग ये देखकर कहते हैं, ये सब कहां से आ गया, ये तो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था और फिर भूल गए। लेकिन मेरा मानना है कि इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ कर रखना बहुत जरूरी, क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी या किसी भी आर्ग्यूमेंट को सबसे पहले इसी कसौटी पर परखना चाहिए कि क्या वो अपने अंदर से लॉजिकली कंसिस्टेंट है, क्या उसके अजम्पशंस और उसके कंक्लूजन्स
आपस में सही तरह से जुड़े हुए हैं? हाँ, और एक बात जिस पर मैं हमेशा जोर देता हूं, यह है कि जब भी आप कोई कंटेंट या स्टोरी बनाते हैं, उसमें लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। बातें एक दूसरे से जुड़ी हों और जिन प्रेमिसेस पर आप खड़े हैं, उन्हें आप सपोर्ट भी कर सकें। एक और एंगल है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। मान लीजिए स्ट्रैटेजी तय हो गई, अब उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैलाना है। कई बार मुझे लगता है कि पोस्टर्स लगाने या छोटे छोटे कार्ड्स बांटने से ज्यादा असर उन कहानियों का होता है जो लीडर्स खुद सुनाते हैं। तो आपका क्या अनुभव है? स्ट्रैटेजी बनने के बाद उसे कम्युनिकेट करने और लोगों को उसके साथ अलाइन कराने के लिए स्टोरी टेलिंग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? मैं आपके सवाल की बेसिक सोच से पूरी तरह सहमत हूं। स्ट्रेटेजी को कहानियों के जरिए कम्युनिकेट करना बेहद जरूरी है। और मैं इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, रिलेंटलेस कम्युनिकेशन। बार बार लगातार कम्युनिकेट करना। अक्सर लीडरशिप को लोग सिर्फ ऑर्डर्स देने का काम समझ लेते हैं, और ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत कमांड देना भी शामिल होता है। लेकिन उसके साथ साथ लोगों को यह भी बताना जरूरी है क्यों। यानी सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि क्यों करना है। लोगों को वो वजह समझ में आनी चाहिए ताकि वो दिल से उस स्ट्रैटेजी के साथ जुड़ सकें, सिर्फ उसे फॉलो ना करें। मतलब बस ये कहना कि देखो मैं ऐसे सोच रहा हूं, और लोगों को अपने दिमाग के अंदर की सोच और लॉजिक दिखा देना। जब लोग ये समझ जाते हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो वो अपना काम भी ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। मुझे लगता है सबसे जरूरी बात यही है कि आप लगातार अपना रीजनिंग और लॉजिक कम्युनिकेट करते रहें। जितना ज्यादा आप ये खुलकर बताते हैं, उतना ही सबके लिए चीजें आसान और क्लियर होती जाती हैं। मैं पूरी तरह अग्री करता हूं। और जब लोग आपके लॉजिक को अंदर से समझ लेते हैं, तो उन्हें सिर्फ ये नहीं पता होता कि क्या करना है, बल्कि ये भी भरोसा होता है कि वो सही चीज कर रहे हैं। और फिर वो यही सोच और स्ट्रैटेजी आगे दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। यानी ये अपने आप फैलती चली जाती है। और एक और फायदा ये है कि लोग आपसे ज्यादा प्रोडक्टिवली डिसअग्री भी कर पाते हैं। हाँ, ये तो सही है। क्योंकि तब वो ये कह सकते हैं, आपने ये अज्यूम किया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब बॉस, शायद हमें कुछ अलग तरीके से करना पड़े। बिल्कुल, हाँ। और इसमें कोई भी अनादर नहीं होता, बस इतना होता है कि दुनिया वैसी नहीं निकली जैसी आपने सोची थी, और अब मैं आपको बेहतर काम करने में मदद कर सकता हूं। सही है। और इससे तुरंत फीडबैक मिल जाता है ताकि आप उसी समय सुधार और बदलाव कर सकें। अब खत्म करने से पहले मैं आपसे वही 3 सवाल पूछना चाहता हूं जो मैं हर मेहमान से पूछता हूं। क्या आप तैयार हैं? हाँ। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आपको अब तक मिली सबसे अच्छी कम्युनिकेशन सलाह को 5 से 7 शब्दों के एक प्रेजेंटेशन स्लाइड टाइटल में समेटना हो, तो वो क्या होगा? 5 से 7 शब्दों में कहूं तो, अ क्लासरूम इज अ थिएटर। ओह, तो मुझे कई बार एक टीचिंग कोच के साथ काम करने का मौका मिला, जिनका नाम बारबरा लेन ब्राउन। वो पहले एक एक्टर और थिएटर डायरेक्टर रह चुकी थी। उन्होंने मुझे ये समझने में बहुत मदद की कि जब आप किसी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, तो ये बिल्कुल एक प्ले परफॉर्म करने जैसा होता है, और आपको उसके बारे में भी उसी तरह से सोचना पड़ता है। हाँ, हर अलग चीज के बारे में उसी नजरिए से सोचना। जैसे जब आप शुरुआत करते हैं, तो अक्सर आप बस ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं, ओके, लेट मी जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। हाँ, मतलब रूम का कमांड लेने के बजाय, राइट। जैसे कोई प्ले इस तरह शुरू नहीं होता कि कोई बस यूं ही स्टेज पर आ जाए और डिसाइड कर लें कि अब बोलना शुरू कर देता हूं। हाँ, कम से कम कोई अच्छा प्ले तो ऐसे शुरू नहीं होता। एक अच्छा प्ले ऐसे नहीं होता, और एक अच्छी थिएटर परफॉर्मेंस में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। तो अपने आप को एक इंडिविजुअल के रूप में देखना और ये सोचना कि एक ही क्लास में आप कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट कैसे बनाएं, आप कैसे मूव करते हैं, और ऐसे कई और पहलू, ये सब मेरे लिए बहुत पावरफुल था। इससे मेरा पढ़ाने का तरीका बदल गया और निश्चित तौर पर बेहतर हुआ। मुझे कहना पड़ेगा कि मैं प्लेजेंटली सरप्राइज्ड भी हूं और थोड़ा शॉक्ड भी। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता हूं जो
मतलब आप एक फैंटास्टिक टीचर हैं, बहुत लॉजिकल और मेथोडिकल है, और अब मुझे पर्दे के पीछे की झलक भी मिल रही है, लिटरली और फिगरेटिवली दोनों तरह से। या कि आप इसे एक प्ले की तरह सोचते हैं, और मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी कम्युनिकेशन को एक तरह के थिएटर की तरह देखना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें एक्टर्स बनना है, लेकिन ये सोचना कि इन्वायरमेंट कैसे सेटअप है। आप शुरुआत कैसे करते हैं, जैसा आपने बताया, आप एंड कैसे करते हैं, एक्साइटमेंट कैसे बिल्ड करते हैं, और ये सारी चीजें हैं जो हम एक्टिंग से सीख सकते हैं। और इसके लिए धन्यवाद, ये वाकई शानदार है। अब बताइए, ऐसा कौन सा कम्युनिकेटर है जिसे आप एडमायर करते हैं और क्यों? तो आपका शो सुनने के बाद मुझे पहले से ही पता था कि आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। यस। और जनरली मैं ऐसे सवालों का जवाब देने में बहुत खराब हूं, जैसे हुज योर फेवरेट एक्स। और इसलिए मैं थोड़ा स्टक हो गया था। तो मैंने अपने बच्चों को टेक्स्ट किया। मेरे सारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और मैंने उनसे कहा, बताओ मुझे इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए। तो मेरे एक बेटे ने कहा, बिल बेलिचेक, क्योंकि मैं न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स का बहुत बड़ा फैन हूं। और मेरे दूसरे बेटे ने कहा, द स्वीडिश शेफ, क्योंकि द मपेट्स। और फिर मेरी बेटी ने कहा, एमिट, जो हमारा डॉग है, हमारे कुत्तों में से एक। और मैंने इस बारे में सोचा, क्योंकि हमारा डॉग एमिट जो करता है उसमें ये कमाल की एबिलिटी है कि वो बिना बोले सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही मुझे सुबह 5, 5:30 बजे उठा देता है। बस उसकी प्रेजेंस और जेस्चर से ही। तो फिर मैंने सोचा, इन सब में कॉमन क्या है? क्योंकि बिल बेलिचेक के बारे में आमतौर पर लोग ये नहीं कहेंगे कि वो एक ग्रेट कम्युनिकेटर हैं। राइट। क्योंकि वो जानबूझकर बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं या कुछ कहना ही नहीं चाहते। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे बच्चों ने ये सारे नाम क्यों लिए, जब उन्होंने सोचा कि मैं क्या जवाब दूंगा। और मुझे लगा कि इसका काफ़ी कुछ रिलेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से है। फिर मैंने और सोचा और मुझे याद आया कि एक म्यूजिशियन जिसे मैं हमेशा से बहुत पसंद करता हूँ और एडमायर करता हूँ, वो एक जैज़ पियानिस्ट हैं, कीथ जैरेट, जिनका परफॉर्मेंस का एक अमेजिंग स्टाइल है। और जैसा कि आप जानते हैं, वो पूरी तरह से नॉन वर्बल होता है। लेकिन अगर आप देखें कि ग्रेट म्यूजिशियंस पेसिंग और रिदम का कैसे इस्तेमाल करते हैं और बिना कुछ बोले ही ड्रामा क्रिएट करने की जो उनकी एबिलिटी होती है। क्योंकि मुझे लगता है इस सवाल में जो बात मुझे मुश्किल लगती है वो ये है कि सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैसेज को कम्युनिकेशन स्टाइल से अलग करना बहुत हार्ड होता है। मतलब मैसेज और उसे कम्युनिकेट करने के तरीके को अलग अलग करके देख पाना। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक मुझे ये सोचने में मदद करता है कि ठीक है, शायद मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि मैसेज क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि वो मुझे अलग अलग तरीकों से कैसे मूव करता है। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मैंने आपके पूरे फैमिली को एक साथ लाने का मौका दे दिया। मैं सच में क्यूरियस था कि एक फुटबॉल कोच, एक मपेट और एक पेट, ये सब मिलकर किसी एक पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन आप सही हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल होती है, और आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जिन्होंने इस सवाल का जवाब नॉन वर्बल्स पर फोकस करके दिया है। ज्यादातर लोग उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो एक खास तरीके से बोलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की रेसिपी में जाने वाले पहले 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? मेरा पहला इंग्रेडिएंट, हम अभी जिस बारे में बात कर रहे थे उसे देखते हुए कोई सरप्राइज नहीं होगा। मुझे लगता है पहला इंग्रेडिएंट है क्लैरिफाई योर लॉजिक। अपनी लॉजिक को साफ करें, यानी अपने आर्ग्यूमेंट के बारे में पूरी तरह क्लियर रहें। और यह बात कि क्लियर थिंकिंग ही क्लियर राइटिंग या क्लियर स्पीकिंग तक ले जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं अक्सर स्टूडेंट्स को पेपर्स पर फीडबैक देता हूं या जो भी हो, तो आमतौर पर इशू यही होता है कि राइटिंग तब तक मैसी रहती है जब तक वे इस बात पर खुद क्लियर नहीं हो जाते कि वे कहना क्या चाहते हैं,
जो कि अक्सर हार्ड होता है। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है, बस ऐसा ही है कि राइट। यही प्रोसेस है। और इससे जुड़ी एक बात यह है कि राइटिंग इज रीराइटिंग। आपको बार बार लिखना और सुधारना पड़ता है। आप जो कर रहे होते हैं वो ये कि चलते चलते अपने आर्ग्यूमेंट को रिवाइज कर रहे होते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट मुझे लगता है ये है कि ये इमेजिन करें कि ऑडियंस क्या सुनेगी। सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। हमें अक्सर वर्ड्स सही करने पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन इस पर कम ध्यान होता है कि सामने वाला यानी ऑडियंस किस पर्सपेक्टिव से सुनेगा और उन शब्दों को कैसे इंटरप्रेट करेगा। और मुझे लगता है कि एक केस क्लास टीचर के रूप में मैं जिस तरह बेहतर हुआ उसका एक बड़ा कारण ये था कि मैं पहले से एंटिसिपेट कर पाता था कि स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चन को किस किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत की है। और फिर आखिरी इंग्रेडिएंट जो मैं कहूँगा वो है बी ऑल पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ। अपने सभी पहलुओं को सामने लाना। ये फिर से उसी आइडिया से जुड़ता है कि क्लासरूम एक थिएटर है और आपके भीतर कई अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें आप अलग अलग समय पर डिप्लॉय करते हैं। जैसे कभी आप स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी मजाकिया और कभी कुछ और किसी भी कम्युनिकेशन टास्क में सही मोमेंट्स पर इन सभी पहलुओं को इस्तेमाल करने से डरना नहीं चाहिए। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया कि कम्युनिकेशन करते समय अपने पूरे सेल्फ को लेकर आना और खुद को ये परमिशन देना कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। ये वाकई बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है हम में से कई लोग असली सेल्फ होने के बजाय एक कम्युनिकेशन पर्सोना पहन लेते हैं और अपने वर्ड्स का ऑडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर पहले से सोचना और उसकी प्लानिंग करना, यह आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को बहुत अच्छे से दिखाता है। और ऑब्वियसली लॉजिक बहुत क्रिटिकल है। हम सब ने ऐसे लोगों को सुना है जो बस रैम्बल करते रहते हैं पर हमें समझ ही नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं और क्या सेंस बन रहा है। तो जेस्पर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्ट्रेटजी की वैल्यू के लिए एक बहुत कन्विंसिंग स्ट्रेटेजिक आर्ग्यूमेंट दिया और साथ ही ये भी समझाया कि गुड स्ट्रेटजी और गुड कम्युनिकेशन क्या होती है। थैंक यू। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट द पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड को जेनी लूना, माइकल राइली और मैंने मैट एब्राहम्स ने प्रोड्यूस किया है। हमारी थीम म्यूजिक फ्लॉयड वॉन्डर ने कंपोज की है। हम आपको इनवाइट करते हैं कि जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमारे और भी एपिसोड जरूर ढूंढें। अपने एक दो दोस्तों को भी बताइए कि वे इसे सुने। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शो को रेट और रिव्यू भी करें। और अंत में लिंक्डइन पर भी हमसे जुड़िए जहां हमारी बातचीत आगे चलती रहती है। मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं कि पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर्स से बात करने का शानदार मौका मिला है और यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस पॉडकास्ट का उनकी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे यह जानना बहुत पसंद है कि लोग इस पॉडकास्ट में बताए गए प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर रहे हैं और उससे उन्हें क्या फायदा हो रहा है। यह वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। इस शो को आप तक पहुंचाने वाली पूरी टीम की तरफ से हम आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आगे भी आपके लिए नए एपिसोड्स, नई टेक्निक्स और भी गहरा नॉलेज लेकर आते रहेंगे और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। इस शो को बनाने में समय और मेहनत लगती है। कृपया अपने आइडियाज और सजेशंस भेजते रहें। धन्यवाद।